हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो जैसा कि हम लोग बिहार एसआई का ये रुटेरिया का खाकी सीरीज कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 5 टेस्ट कंप्लीट कर लिया था। आज जो होने वाला है टेस्ट नंबर 6 है। तो इसके पहले अगर आपने ये सभी क्वेश्चन को टेस्ट को नहीं देखा है तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वो सभी अपलोड कर दिया गया है। आज जो होने वाला है टेस्ट नंबर है 6। तो चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ट नंबर 6 को। इसमें क्वेश्चन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी बतलाया जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है वो सभी करवाया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट नंबर में पूछा गया था वो है क्वेश्चन है आम चुनाव 2024। आम चुनाव 2024 से क्वेश्चन पूछा गया है। आम चुनाव 2024 में कुल मतदान का प्रतिशत कितना रहा है? तो वह रहा है 65.79%। याद कैसे रखेंगे? 6579, 8 नहीं है तो 65.79%, 6579%। ठीक है। 6 जून 2024 को चुनाव आयोग ने कहा कि आम चुनाव 2024 में मतदान केंद्रों पर कुल 65.79% मतदान दर्ज किया गया। लक्षद्वीप में सबसे अधिक 84.16% मतदान हुआ। उसके बाद असम में 81.56% और त्रिपुरा में 80.93% मतदान हुआ है। ठीक है, सबसे अधिक हुआ है 84% लक्षद्वीप में। उसके बाद राज्य में है असम और त्रिपुरा है 80.93%। बिहार में सबसे कम 56.19% और मिजोरम में 56.87% मतदान हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश में 56.92% मतदान हुआ है। ठीक है, तीनों याद रखना है। सबसे अधिक कहाँ कहाँ? तो लक्षद्वीप में 84%, उसके बाद असम में 81% और त्रिपुरा में 80%। बिहार में सबसे कम याद रखना है, ये याद रखना है, बिहार में सबसे कम हुआ है। ठीक है, 56.19%। अगर बिहार के एग्जाम है तो हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि बिहार में मतदान कितना रहा है, तो 56.19%। 18वें लोकसभा चुनाव में मतदान करने वाले कुल पुरुष मतदाताओं की संख्या थी 65.80%। ठीक है, वही जबकि 65.78% मतदाता महिला थी। तीसरे लिंग यानी ट्रांसजेंडर का मतदान 27.08% रहा। लक्षद्वीप में 85.47% सबसे ज्यादा महिला मतदान हुआ। इसके बाद असम राज्य में 81.71% महिला मतदाता ने वोट डाला। इस तरह पुरुष मतदाता की सबसे अधिक संख्या लक्षद्वीप और असम में देखी गई। सबसे कम पुरुष मतदान का प्रतिशत बिहार और उत्तराखंड में रहा। वही सबसे कम महिला मतदान का प्रतिशत मिजोरम और जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2025 को भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर में उद्घाटन किया गया है जेड मोड सुरंग का 13 जनवरी 2025 को पीएम मोदी के द्वारा। पीएम मोदी ने 13 जनवरी 2025 को मध्य कश्मीर के गेंदरबल जिला के सोनमर्ग गगई नगर को जोड़ने वाली जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया। यह सुरंग समुद्र तल से 8650 फीट ऊंचाई पर स्थित है। 6.5 किलोमीटर लंबी 2 लेन वाली सुरंग श्रीनगर को लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाई गई है। इसे थजीवास ग्लेशियर के नीचे बनाया गया है और इस टनल का नाम बदलकर सोनमर्ग टनल किया गया है। 2700 करोड़ की लागत वाली जेड मोड सुरंग का निर्माण मई 2015 में NHAI के तहत शुरुआत हुआ था। सुरंग जोजिला सुरंग परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, जोजिला टनल का हिस्सा है। एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक टनल श्रीनगर, करगिल और लेह के बीच सभी मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 3। हाल ही में स्वस्थ मृदा कार्ड की योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। बतलाना ये है स्वस्थ मृदा कार्ड योजना यह कब प्रारंभ किया गया था? तो यह प्रारंभ किया गया 19 फरवरी 2015 को। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का भी 10वीं वर्षगांठ मनाया गया था और ये है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था तो 19 फरवरी 2015 को। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना राजस्थान के सूरतगढ़ जिला से 19 फरवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। टैगलाइन है स्वस्थ धरा खेत हरा, स्वस्थ धरती हरा खेत। ठीक है, 19 फरवरी 2015 को प्रारंभ किया गया था और 19 फरवरी 2025 को अपना 10वां वर्षगांठ मनाया गया है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है रेचल रिप्स और ये लेबर पार्टी ने जुलाई 2024 में ब्रिटेन में हुए संसदीय चुनाव में 650 सीटों में से 411 सीट जीता है और बहुमत के साथ पार्टी के नेता कियर स्टारमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं एवं पहला वित्त मंत्री बने हैं रेचल रिप्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 5।
जनवरी 2025 में मकरविलक्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो मकरविलक्कू यह केरल में आयोजन किया जाता है। मकरविलक्कू केरल में। तो ऑप्शन के अनुसार होगा इनमें से कोई नहीं। मकरविलक्कू महोत्सव का आयोजन केरल में किया गया है। इसका आयोजन मकर संक्रांति के समय किया जाता है। मकर संक्रांति हिंदुओं का प्रमुख पर्व है जो पौष मास के सूर्य में मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। केरल के अन्य पर्व याद रखना है, महोत्सव याद रखना है। एक है विशु पर्व, त्रिशूरपुरम, ओनम और अटुकल पोंगल। ठीक है, पोंगल तमिलनाडु में लेकिन अटुकल पोंगल केरल में मनाया जाता है। याद रखना है ओनम केरल में और पोंगल जो होता है वो है तमिलनाडु में, लेकिन अटुकल पोंगल है वो है केरल में। तो केरल के अन्य महोत्सव तो विशु महोत्सव, त्रिशूरपुरम, ओनम और अटुकल पोंगल ये सभी केरल में मनाए जाते हैं। मकरविलक्कू भी केरल में मनाए जाते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 6। बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? तो लगभग 3.16 लाख करोड़ रुपया। 3.16 लाख करोड़ रुपया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 3 मार्च 2025 को राज्य के वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया। ठीक है, बजट पेश किनके द्वारा किया गया? यह पिछला बार बीपीएससी में पूछा गया था। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 3 मार्च 2025 को राज्य के वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया है। और 2025-26 का बजट कितना है? तो 3,16,895.02 करोड़। पिछले वित्त वर्ष कितना था? तो 2.78 लाख करोड़ था। पिछले बजट की तुलना में अंतर कितना है? तो 38,169 करोड़ रुपए की अंतर है। ठीक है, तो यह पूछा गया था कितना खर्च होने का अनुमान लगाया गया है? 3,16,895.02 करोड़। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश के मोहम्मद सलीम ने हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? तो बतलाना यह है मोहम्मद सलीम किस देश के हैं? तो ये है फिलिस्तीन के। ठीक है, फिलिस्तीन के मोहम्मद सलीम ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 जीता है। इस प्रतियोगिता में 130 देशों में से करीब 4,000 फोटोग्राफर्स ने 61,000 तस्वीर भेजा था, जिसमें मोहम्मद सलीम की तस्वीर, जिसमें एक 36 वर्षीय फिलिस्तीनी महिला इनास अबू मामर की एक बच्ची का कफन से लिपटे हुआ शव हाथ में ली हुई है, इन्हें विजेता चुना गया। ठीक है, यह तस्वीर हमास के इजराइल युद्ध के दौरान 17 अक्टूबर 2023 को गाजा के खान यूनिस शहर में ली गई थी। पिछले साल यह पुरस्कार यूक्रेन के एवगेनी मालोलेटका ने अपने नाम किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 8। जनवरी 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन से, WHO से। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ट्रंप द्वारा पद संभालने के पहले ही दिन उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी WHO से अलग होने के लिए कार्यकारी आदेश जारी किया है। ट्रंप के अनुसार अलग होने से का सबसे बड़ा कारण WHO को कोविड-19 महामारी से ठीक से न निपटना है। ट्रंप द्वारा अन्य बड़े फैसले में पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होना, यूक्रेन समेत कई देशों की आर्थिक मदद रोकना, मैक्सिको सीमा पर आपातकाल लाना, मादक पदार्थ गिरोह को विदेश आतंकी संगठन घोषित करना आदि सम्मिलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 9। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में मैंग्रोव वन आवरण में सर्वाधिक कमी किस राज्य में दर्ज किया गया है? तो यह दर्ज किया गया है गुजरात में मैंग्रोव आवरण में 36.39 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है, जबकि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में क्रमशः 13.01 वर्ग किलोमीटर और 12.29 किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। भारत का मैंग्रोव आवरण कितना है? तो 4,991.68 वर्ग किलोमीटर। भारत का मैंग्रोव आवरण कितना है? तो 4,991.68 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है, जिसमें सिर्फ वर्ष 2021 से 7.4% वर्ग किलोमीटर में कमी आई है। नेक्स्ट है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया। बतलाना यह है कि ध्वज पर अंकित श्लोक यतो धर्मस्तो जयः किस धार्मिक ग्रंथ से लिया गया है? तो यह महाभारत से लिया गया है। यतो धर्मस्तो जयः यह कहाँ से लिया गया है? तो महाभारत से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट ने नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है, जो न्यायपालिका की
की गरिमा और उसकी विरासत का प्रतीक है। नीले रंग के इस ध्वज पर सांस्कृतिक श्लोक यतो धर्मस्तो जय अंकित है, जो न्याय और सत्य की स्थापना का संदेश देता है। श्लोक का स्रोत है महाभारत। साथ ही इस झंडे में अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय की इमारत और भारत का संविधान शामिल है। महाकाव्य महाभारत से लिए गए इस श्लोक का अर्थ है, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। इस नए ध्वज का अनावरण 1 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। डेट याद रखना है, 1 सितंबर 2024। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है? तो यह है उड़ीसा का सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा का सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर 107वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। औपचारिक अधिसूचना 24 अप्रैल 2025 को जारी किया गया। अभी तक भितरकनिका को एक राज्य में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान होने का दर्जा प्राप्त है। भितरकनिका को एक राज्य में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा होने का प्राप्त है। सिमलीपाल उड़ीसा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह भारत का प्रमुख बाघ अभयारण्य में से एक होने के साथ साथ समृद्ध जैव विविधता का घर भी है। नेक्स्ट है ऑपरेशन टीका का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो यह संबंध है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामूला जिला के नियंत्रण एलओसी पर 23 अप्रैल 2025 को घुसपैठ की कोशिश के दौरान नाला के सरजीवन इलाके में ऑपरेशन टीका के दौरान 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। ठीक है, तो यह लाया गया है जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन टीका। नेक्स्ट है विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया है? विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है श्रीनगर को। विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है श्रीनगर को। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर को विश्व का शिल्प परिषद का दर्जा 24 जून 2024 को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दिया गया है। इससे जम्मू कश्मीर में हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा, जिससे पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास को लाभ होगा। हाल ही में 1 से 4 मार्च 2024 तक जम्मू कश्मीर में कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए तब्बी महोत्सव का आयोजन किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बना है। यह चिनाब ब्रिज के नाम से मशहूर है। इसके साथ ही भारत का पहला केबल आधारित रेल पुल ब्रिज जम्मू कश्मीर में अंजी नदी पर बना है, अंजी खड्डा ब्रिज। नेक्स्ट है किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक परिसर का उद्घाटन 2 सितंबर 2024 को अबू धाबी में किया है? तो अबू धाबी में किया है, वो किया है आईआईटी दिल्ली ने। 2 सितंबर 2024 को अबू धाबी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली परिसर का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद जायद अल नहयान के द्वारा शुरुआत किया गया। इसकी घोषणा वर्ष 2022 में ही की गई थी। आईआईटी दिल्ली द्वारा भारत के बाहर स्थापित होने वाला यह पहला प्रौद्योगिकी संस्थान है। हालांकि 5 जुलाई 2023 को भी इसी तरह एक और समझौता हुआ था, जिसके तहत आईआईटी मद्रास तंजानिया के जंजीबार में अपना एक अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा। ठीक है, आईआईटी मद्रास अपना स्थापित करेगा तंजानिया में और आईआईटी दिल्ली ने स्थापित किया है अबू धाबी में। याद रखना है, आईआईटी दिल्ली अबू धाबी में, आईआईटी मद्रास तंजानिया में। पहला प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी 1951 में खड़गपुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 15। किस देश ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर 17 साल बाद आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का 9वां संस्करण का खिताब जीता है? तो यह जीता है भारत ने। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन 1 से 29 जून 2024 तक वेस्टइंडीज और अमेरिका में आयोजित किया गया। इसका फाइनल मुकाबला 29 जून 2024 को बारबाडोस वेस्टइंडीज में खेला गया, जहां दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर भारत ने दूसरी बार आईसीसी T20 विश्व कप का खिताब जीता है। यह इस प्रतियोगिता का 9वां संस्करण था। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब विराट कोहली को मिला, जबकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आईसीसी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 16। भारत में 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हाल ही में किस तिथि को लागू किया गया? तो यह लागू किया गया था 1 जुलाई 2024 को। 1 जुलाई 2024 को लागू किया गया था। 1 जुलाई 2024 से देश भर में 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू की गए। इसकी घोषणा 24 फरवरी 2024 को हुई थी। हालांकि 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने इन 3 विधेयकों को अपनी मंजूरी दी थी। इसे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखना है, नागरिक किसी भी पुलिस स्टेशन में
जीरो एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, चाहे उनका अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो। यौन अपराधों के पीड़ित के बयान दर्ज करते समय वीडियोग्राफी अनिवार्य है। सभी प्रकार के सामूहिक बलात्कार के लिए सजा 20 साल या आजीवन कारावास है। नाबालिग से बलात्कार की सजा में मौत की सजा सम्मिलित है। तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य है। 7 साल से अधिक की सजा वाले अपराधियों के फोरेंसिक टीमों के अनिवार्य रूप से अपराध स्थल का दौरा करना होगा। जिला स्तर पर मोबाइल एफएसएल की तैनाती होगी। 7 साल या उससे अधिक की सजा वाला कोई भी मामला हो, पीड़ित की सुनवाई का अवसर दिए बिना वापस नहीं लिया जाएगा। शादी, नौकरी आदि के झूठे बहाने के तहत महिला के बलात्कार को दंडित करने वाले को अलग प्रावधान शामिल है। चेन, मोबाइल स्नैचिंग और इसी तरह के शरारती गतिविधियों के लिए अलग प्रावधान किया गया है। बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल की जेल की अवधि तक किया गया है। मृत्युदंड की सजा को कम करके अधिकतम आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। आजीवन कारावास की सजा को कम करके अधिकतम 7 साल के कारावास में बदला जा सकता है और 7 साल की सजा को 3 साल के कारावास में बदला जा सकता है और इससे कम नहीं है। किसी भी अपराध में शामिल होने के लिए जब्त किए गए वाहनों की वीडियोग्राफी अनिवार्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 17। राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं विजया रहटाकर। विजया रहटाकर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, विजया रहटाकर। केंद्र सरकार ने विजया किशोर रहटाकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के धारा 3 के अनुसार महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी हो वो निर्धारित होता है। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा हालिया जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के संदर्भ में कौन सा कथन शीर्ष है? कथन सत्य है। तो बिहार शीर्ष पे है। कौन सा कथन? सत्य नहीं, यहाँ पे कर लीजिएगा, असत्य है। तो बिहार शीर्ष पे है, यह असत्य है। बिहार शीर्ष पे नहीं बल्कि सबसे अंतिम में है। ठीक है, बिहार सबसे अंतिम पे है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, यह सही उत्तर है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में बिहार का रैंक जो है वो सबसे लास्ट है। नीति आयोग ने हाल ही में 12 जुलाई 2024 को एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी किया। इंडेक्स सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मानकों पर विकास का मूल्यांकन करता है। इसमें टिकाऊ विकास लक्ष्यों को हासिल करने में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। सूचकांक में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 16 सतत विकास लक्ष्यों पर लक्ष्यवार अंक की गणना की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की एसडीजी स्कोर 2020-21 में 66 अंकों से बढ़कर 2023-24 में 71 अंक हो गया है। इस नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार केरल के और उत्तराखंड को 79 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर है और तमिलनाडु और गोवा है, जबकि बिहार 100 में से महज 57 अंकों के साथ सबसे अंतिम स्थान पर है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में बिहार का रैंक सबसे लास्ट है। कितना अंकों के साथ? तो 57 अंकों के साथ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो वह था भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892। 1892 के भारत परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार 1909 में दिया जाता है। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार 1909 के अधिनियम में दिया गया। 1861 के अधिनियम में विकेंद्रीकरण यानी कि पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत होती है। भारत शासन अधिनियम 1919 में पहली बार केंद्रीय बजट से प्रांतीय बजट को अलग किया गया था। ठीक है, 1892 में बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई। 1909 में पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई एवं 1919 में केंद्रीय बजट को प्रांत बजट से अलग किया गया था। याद रखना है 1892, 1909 और 1919। 1892, 1909 और 1919। 1892 में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। बजट पर पूरक प्रश्न पूछने की अधिकार दिया गया 1909 में और केंद्र बजट को राज्य बजट से अलग किया गया वो 1919 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 19 के बाद 20 है घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ था वर्ष 2006 में। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है जो घरेलू हिंसा में महिलाओं को बचाता है और उन्होंने कानूनी सहायता प्रदान करता है। यह अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। ठीक है, 26 अक्टूबर 2006। नेक्स्ट है न्यायिक समीक्षा शब्द से क्या आशय है? न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? तो संसद द्वारा पारित कानूनों की संवैधानिक जांच करना। संसद द्वारा पारित कानूनों की संवैधानिकता का जांच करना न्यायिक समीक्षा कहलाता है। न्यायिक समीक्षा यानी कि न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियम तथा कार्यपालिका के आदेश की संवैधानिकता की जांच करने हेतु न्यायपालिका की शक्ति जो केंद्र एवं राज्य सरकार पर लागू होती है
नेक्स्ट है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था यह? 1989। और यह कार्यकाल होता है वो है राजीव गांधी का। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी, राजीव गांधी के समय में। याद रखना है 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 साल कर दिया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 326 में, याद रखना है आर्टिकल 326 हमें वोटिंग का राइट देता है। नेक्स्ट है कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? शिक्षा एवं सांस्कृतिक का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, समानता का अधिकार, काम पाने का अधिकार। तो इसमें हो जाएगा काम पाने का अधिकार नहीं है। हमारे संविधान के भाग 3 में 6 प्रकार के मूल अधिकार का वर्णन किया गया है जो अमेरिका से ग्रहण किया गया है। ठीक है, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार 29-30 में वर्णन है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। काम पाने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है कौन सा विषय अपशिष्ट शक्ति में सम्मिलित है? अपशिष्ट शक्ति में कौन सा विषय सम्मिलित हो जाएगा? तो यह हो जाएगा शराब, विदेशी व्यापार, मुद्रा, साइबर कानून। तो वे सभी विषय जो संविधान के लागू होने समय नहीं थे तो वे सभी को अपशिष्ट सूची में सम्मिलित किया गया, यानी कि साइबर कानून जो हो जाएगा वो अपशिष्ट सूची का विषय है। साइबर कानून अपशिष्ट शक्ति में शामिल है, जबकि शराब राज्य सूची में, विदेशी व्यापार एवं मुद्रा संघ सूची में सम्मिलित है। ठीक है, विदेशी व्यापार, मुद्रा ये सभी संघ सूची का, शराब राज्य सूची का विषय है। राज्य अगर चाहे तो बंद कर सकता है शराब को अपने राज्य के भीतर। नेक्स्ट है हैदराबाद रियासत के संबंध में रजाकर शब्द का क्या अर्थ है? हैदराबाद रियासत से संबंधित रजाकर शब्द का क्या अर्थ है? तो रजाकर मतलब होता है अर्धसैनिक बल। ऑप्शन हो जाएगा सी, अर्धसैनिक बल। ऑपरेशन ब्लू स्टार। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध है स्वर्ण मंदिर में हुई हिंसा कार्रवाई से। स्वर्ण मंदिर में हुई हिंसा कार्रवाई से संबंधित है ऑपरेशन ब्लू स्टार। 1984 में उग्रवादियों ने अमृतसर स्थित सिखों के तीर्थ स्थल स्वर्ण मंदिर का अपना मुख्यालय बना लिया और स्वर्ण मंदिर एक हथियारबंद किले में तब्दील हो गया था। 1984 के जून माह में भारत ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। यह स्वर्ण मंदिर में की गई कार्यवाही की कूट का नाम था। इस सैन्य अभियान में सरकार ने उग्रवादियों को तो सफलतापूर्वक मार भगाया, लेकिन सैन्य कार्यवाही में ऐतिहासिक स्वर्ण मंदिर को भी क्षति पहुंची थी। इससे सिखों की भावनाओं को गहरी चोट पहुंची। भारत और भारत से बाहर बसे सिखों ने सैन्य अभियान को अपने धार्मिक विश्वास पर हमला माना था। नेक्स्ट है कौन पंचायत की संरचना से संबंध में उपबंध करने के लिए अधिकृत है? तो यह है राज्य की विधानसभा। राज्य की विधानसभा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायतों को संरचना से संबंधित उपबंध करने के लिए राज्य विधानसभा को अधिकृत करता है। याद रखना है एल.एम. सिंघवी समिति के सिफारिश पर ही पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 28। किसके द्वारा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है? तो यह करता है NSSO। NSSO भारत में निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष पर प्रदर्शित सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। NSSO के द्वारा किया जाता है निर्धनता रेखा का आकलन। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कौन सा एक कोलाइड्स का गुण नहीं है? कोलाइड्स का गुण नहीं है, देखते हैं। कोलाइड्स एक विषमांगी मिश्रण है, बिल्कुल सही है। कोलाइड्स इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता है, बिल्कुल गलत है। प्रकीर्णित होता है, यानी कि कोलाइड से जाने वाले प्रकाश प्रकीर्णित होते हैं, तो यह गलत हो जाएगा। बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, यह भी सही है। बाह्य बल लगने पर वे स्थिर नहीं होते हैं, यह छितरा जाते हैं यानी कि बिखर जाते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वो गुण नहीं है। कोलाइड्स इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित कर सकता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में वेनेडियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, वेनेडियम ऑक्साइड का। अन्य देख लेते हैं। संपर्क प्रक्रिया औद्योगिक प्रक्रिया के लिए आवश्यक उच्च सांद्रता में सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन करने की एक विधि है। प्लेटिनम का मूल रूप से इस प्रतिक्रिया के लिए उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि क्योंकि यह सल्फर फीडस्टॉक में आर्सेनिक अशुद्धियों के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए अति संवेदनशील है, इसलिए वेनेडियम ऑक्साइड यानी कि V2O5 को
प्राथमिकता दी जाती है। अन्य देख लेते हैं क्या क्या यूज किया जाता है। जैसे अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में हम यूज करेंगे लोहे का चूर्ण। याद रखना है, अमोनिया गैस जब बनाना होगा हैबर प्रोसेस के द्वारा तो यूज किया जाता है लोहे का चूर्ण। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में निकेल का यूज किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में वैनेडियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की शीश कक्ष विधि में नाइट्रोजन ऑक्साइड का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे बोला गया है अगर संपर्क विधि से बनाएंगे तो वैनेडियम ऑक्साइड का, और शीश कक्ष विधि के द्वारा तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में गर्म एल्युमिनियम का, और क्लोरीन गैस बनाने की डिकिन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था संपर्क विधि में, संपर्क विधि में वैनेडियम ऑक्साइड और शीश कक्ष विधि में नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हैलोजन लैंप के तंतु किस धातु का बना होता है। हैलोजन लैंप का तंतु यह बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन हो जाएगा सी, टंगस्टन का। टंगस्टन हैलोजन लैंप, जिसे हैलोजन लैंप भी कहा जाता है, एक विकसित टंगस्टन फिलामेंट लैंप है। हैलोजन लैंप में एक टंगस्टन फिलामेंट होता है जो एक निष्क्रिय गैस ब्रोमीन या आयोडीन जैसी हैलोजन की एक छोटी मात्रा के वातावरण में संलग्न होता है। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से सुमिलित करना है। इमीटर, इमीटर के द्वारा हम नापते हैं धारा को। इमीटर के द्वारा धारा को, हाइग्रोमीटर के द्वारा अपेक्षिक आर्द्रता को, बैरोमीटर के द्वारा दबाव को, और स्प्रिंग तुला के द्वारा भार को। तो ऑप्शन हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 33। एक लटकते कालीन को डंडे से पीटने पर उससे धूल के कण का बाहर निकलना, यह प्रक्रिया उपयुक्त उदाहरण है किसका। तो यह उपयुक्त उदाहरण है न्यूटन के गति के तृतीय नियम का। न्यूटन के गति के एक लटकते कालीन को डंडे से पीटने पर उसमें धूल के कण को बाहर निकलना, यह किसका नियम है। तो यह न्यूटन की गति का प्रथम नियम हो जाएगा, यानी कि जड़त्व का नियम का एग्जाम्पल हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, जड़त्व का नियम का। क्योंकि यहाँ पे जड़त्व का नियम यह बतलाता है कि कोई भी वस्तु जो स्थिर है स्थिर ही रहना चाहेगा, गतिशील है गतिशील ही रहना चाहेगा, जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाता है। यह कहलाता है न्यूटन का प्रथम गति नियम। यदि यहाँ पे एक कारपेट है और कारपेट में धूल है तो ये सभी फिक्स पोजीशन में है, वही अगर इसे डंडे से पीटे तो इस डंडे से पीटने के कारण इसमें चेंज होगा, जो मोमेंटम होगा इसमें चेंजिंग के कारण ये इस कारपेट से नीचे गिर जाएगा। तो लटकते कालीन को डंडे से पीटने पर धूल के कण बाहर का निकलना, यह है न्यूटन की गति के प्रथम नियम का एग्जाम्पल हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। कोई जेट विमान किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट विमान रेखीय संवेग संरक्षण पे काम करता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है जब एक धातु की छड़ को गर्म करते हैं तो इसका प्रसार होता है। क्यों इसका प्रसार होता है। तो क्योंकि इसके परमाणु के बीच की दूरी बढ़ती है, क्योंकि इनके परमाणुओं के बीच की दूरी क्या होता है तो बढ़ता है। नेक्स्ट है तरंगों के अध्यारोपण की घटना में तरंग ऊर्जा क्या होता है। तरंगों के अध्यारोपण की घटना में तरंग ऊर्जा क्या होता है। इन केस ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, अगर वेव्स का सुपर पोजिशन हो, ये एक वेव हमारा है, इसी पे सुपर इम्पोज्ड हो एक और वेव, तो यह क्या होगा तो तरंग ऊर्जा क्या होती है तो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि पुनर्वितरित हो जाती है, पुनर्वितरित हो जाती है, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बेलनाकार लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस का चश्मा कौन सा दृष्टिकोण के निदान के लिए उपयुक्त होता है। तो यह है अबिंदुकता के लिए। ठीक है, अस्टिग्माटिज्म, अबिंदुकता के लिए। निकट दृष्टि दोष के लिए हम यूज करते हैं अवतल लेंस। ठीक है, निकट के लिए यूज किया जाता है अवतल लेंस, दीर्घ के लिए यूज किया जाता है उत्तल लेंस, और निकट के लिए अवतल लेंस, अबिंदुकता के लिए यूज किया जाता है सिलिंड्रिकल लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, अबिंदुकता के लिए। नेक्स्ट है 37 के बाद है 38। उच्च प्रतिरोध वाले श्रेणी क्रम में जुड़े ग्लैवनोमीटर क्या कहलाते हैं। तो उच्च क्रम में, उच्च प्रतिरोध वाले श्रेणी क्रम में जुड़े ग्लैवनोमीटर को किस नाम से जाना जाता है। तो यह कहलाता है वोल्टमीटर। ठीक है, देखिए बोला गया है ग्लैवनोमीटर, ग्लैवनोमीटर श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर वोल्टमीटर में चेंज किया जा सकता है। वोल्टमीटर का उपयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है, जबकि एमीटर का उपयोग विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है। ग्लैवनोमीटर को इसके समांतर एक शंट प्रतिरोध को जोड़कर एमीटर में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ के कारण कौन सा रोग होता है। तो मलेरिया होता है, वो होता है
प्रोटोजोआ के कारण, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारी है जो 5 प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम फिलिस्फेरम, पी विवैक्स, पी मलेरिया, पी ओहेल और सबसे हाल ही में शामिल पी नोलेसी है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। पक्षियों में हड्डियां कैसी होती है? तो पक्षियों में हड्डियां हॉलो होती है एवं हवा से में भरा होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी एवं 2, हॉलो यानी कि खोखला होता है एवं हड्डियों में हवा भरा होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं कहाँ? तो सभी यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिकांग है, ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसका प्रमुख कार्य है एटीपी के रूप में बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करना। माइटोकॉन्ड्रिया सेल सिग्नलिंग गतिविधियों के लिए कैल्शियम स्टोर करते हैं, गर्मी उत्पन्न करते हैं और कोशिका वृद्धि और मृत्यु में मध्यस्थता करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। इसकी खोज अल्टमैन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है सूत्री विभाजन किस प्रवस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं? तो यह टेलीफेज में। ऑप्शन हो जाएगा डी, टेलीफेज में। नेक्स्ट है टेकोफेरॉल मुख्य रूप से संग्रहित होता है। टेकोफेरॉल मुख्य रूप से संग्रहित होता है कहाँ? टेकोफेरॉल का बात किया जाए तो विटामिन ई को कहा जाता है टेकोफेरॉल। यह विटामिन ई संग्रहित होता है लीवर में, यकृत में, ठीक है। टेकोफेरॉल को विटामिन ई कहा जाता है। यकृत में विटामिन संचित होता है ए, डी, ई, के एवं B12, ठीक है। लीवर में कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ए, डी, ई, के एवं B12 पाया जाता है। पित्त यकृत में बनता है जबकि पित्ताशय में इसका भंडारण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 44। जल अपघटन में थोड़ी मात्रा में ऊर्जा किस प्रकार मुक्त होता है? तो उपापचयी ऊर्जा के रूप में, उपापचयी ऊर्जा के रूप में, मेटाबॉलिक एनर्जी के रूप में मुक्त होता है। जल अपघटन में थोड़ी मात्रा में ऊर्जा उपापचयी ऊर्जा के रूप में मुक्त होता है। एटीपी हाइड्रोलिसिस उच्च ऊर्जा टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड्स में मौजूद ऊर्जा को मुक्त करता है, जिसका उपयोग विभिन्न कोशिकीय अभिक्रियाओं की करने के लिए किया जाता है, जैसे कि मांसपेशियों में संकुचन, कार्बन निर्धारण इत्यादि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 45। मानव द्वारा कभी भी पाचन नहीं होने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो यह है सेल्यूलोज। मानव द्वारा कभी भी नहीं पचने वाला कार्बोहाइड्रेट है वो है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। इसे मनुष्य नहीं पचा सकता। जुगाली करने वाले जानवरों की आंत में ऐसे जीवाणु होते हैं जो सेल्यूलोज को पचाने वाले एंजाइम का स्रावन करते हैं। मनुष्य की आंत में ऐसे जीवाणु नहीं पाए जाते हैं। यह आहार नल की सफाई के लिए खुरदरे पदार्थ का कार्य करता है। नेक्स्ट है जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरी होती है कैसा? तो यह अनुप्रस्थ होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, अनुप्रस्थ। जब तालाब के शांत पानी में पत्थर फेंका जाता है तो पानी की सतह पर बनने वाली लहरें अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ तरंग वे तरंग होते हैं जिसमें माध्यम के कण तरंग के प्रसार की दिशा के लंबवत चलते हैं एवं पानी के तरंग में पानी के कण ऊपर नीचे चलते हैं क्योंकि लहर क्षैतिज रूप से चलती है, ठीक है। तो यह हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 47। थैलीसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण क्षमता नहीं रखता है। थैलीसीमिया तो किसका संश्लेषण का क्षमता नहीं रखता है? तो हेमोग्लोबिन का। ऑप्शन हो जाएगा सी, हेमोग्लोबिन का। थैलीसीमिया जिन व्यक्तियों क्रमों में का एक समूह है जिसमें रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन का संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। यह विशेष रोग 2 प्रकार का होता है, यथा अल्फा थैलीसीमिया एवं बीटा थैलीसीमिया। जैसे अल्फा थैलीसीमिया और बीटा थैलीसीमिया होता है, इसमें रोगी के शरीर में अत्यधिक एनीमिया उत्पन्न हो जाने से रुधिर की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है आहार नल में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वसा के पाचन के लिए इंपॉर्टेंट है वो है एक पीत रस और एक है अग्नाशयी रस। ऑप्शन हो जाएगा सी, पीत रस एवं अग्नाशयी रस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 49। हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरों को किस स्वरूप में रखा था? तो यह था आयताकार स्वरूप में। ऑप्शन हो जाएगा सी, आयताकार स्वरूप का। हड़प्पा सभ्यता के शहरों का एक आयताकार ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। इस पद्धति में सड़कें समकोण पर काटती थी और एक जालीनुमा आकृति बनाती थी जिससे शहर आयताकार ब्लॉकों में विभाजित हो जाता था। हड़प्पा वर्तमान रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा है स्टुअर्ट पिगट ने। उन्हें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी भी कही है। सिंधु सभ्यता का इसका विस्तार जो था त्रिभुजाकार रूप का था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 50।
पूर्व गुप्त काल में किसके द्वारा शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी? तो शीशे का सिक्का जारी किया गया था सातवाहनों के द्वारा। सातवाहनों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के जारी किए थे। सातवाहन राजाओं ने वर्तमान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्य में राज किया। उन्होंने अपने सिक्कों में शीशे का सर्वाधिक इस्तेमाल किया था। यह क्षेत्र शीशे के खनिज से समृद्ध है, इसलिए इसका इस्तेमाल सातवाहनों द्वारा व्यापक रूप से किया गया था। पूर्व गुप्त काल में सातवाहनों ने तांबा, कांसा और प्रोटीन के भी सिक्के ढाले थे। ये सिक्के आम जन के आर्थिक लेनदेन में अधिक उपयुक्त होते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 51। पाटलिपुत्रा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? प्रारंभ में इसका निर्माण एक सैनिक छावनी के रूप में किया गया था। सर्वप्रथम उदय ने इसकी अपनी राजधानी बनाई। इसे राजधानी के रूप में स्थापित करने का प्रमुख कारण इसकी भौगोलिक एवं व्यापारिक महत्ता थी। तो पूछा गया है कौन सा कथन सही है? इनमें से तीनों सही है, 1, 2 और 3। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। पाटलिपुत्रा आधुनिक नाम है, पटना के नाम से जाना जाता है। इसे मगध शासक उदयन के द्वारा स्थापित किया गया एवं अपनी राजधानी बनाई गई थी। प्रारंभ में इसका निर्माण एक छावनी के रूप में किया गया था, लेकिन राजधानी बनने के पश्चात इसका भौगोलिक एवं व्यापारिक महत्व हो गया, जिसके कारण उत्तर मुगल काल में पटना को अजीमाबाद के नाम से जाना गया था। अजीमाबाद के नाम से जाना गया पटना को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 52। मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था? खराज और खुम्स दो प्रकार के कर थे, जो एक प्रकार का भू राजस्व कर होता था। जजिया जकात एक प्रकार का धार्मिक कर और खराज खुम्स एक प्रकार का भू राजस्व कर था। ठीक है, तो खराज मध्यकाल में गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला भू राजस्व कर था। गैर मुस्लिम से भू राजस्व कर था। वही जजिया कर गैर मुसलमान से एक प्रकार का धार्मिक था। ठीक है, तो इसे खराज को साथ में याद रखेंगे जजिया से। ठीक है, जजिया से। जजिया एक प्रकार का गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था और खराज जो था वो भू राजस्व कर था। मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व कर को उसर कहा जाता था। जकात मुसलमानों से लिया जाता था। जकात मुसलमानों से लिया जाता था, एक धार्मिक कर था जो आय का 2.5% लिया जाता था। जजिया नॉन मुस्लिम से और जकात मुस्लिम से लिया जाता था, याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 53। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित है? तो मत्स्य राजधानी है विराटनगर और यह राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, राजस्थान में। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित है। इसकी राजधानी विराटनगर थी तथा इसकी स्थापना विराट नामक राजा द्वारा किया गया था। अंग राजधानी है चंपा। गंधार राजधानी है तक्षशिला। महाजनपद का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 54। लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव से इसमें से मिलाना है। इनमें से क्या होगा? लॉर्ड क्लाइव को जाना जाता है बंगाल में द्वैत शासन और द्वैत शासन प्रणाली के लिए। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली के लिए जाना जाता है लॉर्ड क्लाइव को। 1765 से 72 तक लॉर्ड क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ किया जाता है, जो बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली का बात किया जाए तो लॉर्ड वेलेस्ली को जाना जाता है सहायक संधि के लिए। लॉर्ड वेलेस्ली को जाना जाता है। लॉर्ड डलहौजी बात किया जाए तो राज्य विलय नीति, राज्य हड़प नीति के लिए जाना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड कर्जन का बात किया जाए तो कर्जन के काल को आयोग का कार्यकाल कहा जाता है। इसके समय में पुलिस, रेल, विश्वविद्यालय आदि आयोग का गठन किया गया था। यानी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था, वो था लॉर्ड कर्जन से संबंधित। तो मिला देना है लॉर्ड क्लाइव का 4, वेलेस्ली सहायक संधि यानी कि 1, डलहौजी विलय नीति और कर्जन ये हो जाएगा 2। 4, 1, 3, 2 ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है? तो महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है शेख निजामुद्दीन औलिया को। ऑप्शन हो जाएगा डी, शेख निजामुद्दीन औलिया। उत्तर भारत के अग्रणी सूफी संत निजामुद्दीन औलिया थे। शेख निजामुद्दीन के उदार एवं सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण उन्हें महबूब ए इलाही यानी कि ईश्वर की प्रेमी के लोकप्रिय उपाधि मिली थी। शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य थे अमीर खुसरो। नेक्स्ट है जापान के द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था कब? जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरने के बाद 6 अगस्त और 9 अगस्त के बाद जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरने के कारण आत्मसमर्पण कर दिया। जापानियों ने यूएसएस मिसौरी युद्धपोत पर में आधिकारिक रूप से आत्मसमर्पण पर हस्ताक्षर किया। इसकी घोषणा 15 अगस्त 1945 को की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था वो था डेट 1 सितंबर 1939 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 57। 1926 में गठित रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की अध्यक्षता किसने की थी?
रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा डी, लॉर्ड लिनलिथगो ने। लिनलिथगो आयोग ने भारतीय कृषि में संकट की जांच की। लिनलिथगो 1936 से 43 तक वायसराय थे। उन्होंने 1926 में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की अध्यक्षता की थी, जिसे लिनलिथगो कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 58, समाचार दर्पण। समाचार दर्पण यह प्रकाशन किया गया था किनके द्वारा? तो जेसी मॉर्समैन के द्वारा। जेसी मॉर्समैन के द्वारा। मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय का पत्रिका था। केसरी। केसरी पत्रिका था बाल गंगाधर तिलक का। केसरी और मराठा। केसरी जो था वो था मराठा भाषा में, और मराठा जो था वो था इंग्लिश भाषा में। यंग इंडिया का बात किया जाए तो यंग इंडिया महात्मा गांधी का था। वही न्यू इंडिया का बात किया जाता है, न्यू इंडिया तो यह था एनी बेसेंट का। न्यू इंडिया यह है एनी बेसेंट का, और यंग इंडिया यह है महात्मा गांधी का। तो मिला देना है 4, 1, 2 और 3। 4, 1, 2, 3 ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। देखिए ये जो मिलाने का क्वेश्चन रहता है उसमें आप अगर 2 भी जान रहे हैं तो मैक्सिमम चांस है कि आपका सही हो। तो अगर मिलाने वाला क्वेश्चन है तो आप ट्राई करें कि गलती ना हो। 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बतलाना है। सबसे प्रथम हुआ था वो था बैरकपुर छावनी से प्रारंभ होता है, यानी कि 4 हमारा प्रारंभ हो जाएगा बैरकपुर छावनी से। उसके बाद मेरठ, मेरठ से दिल्ली, और दिल्ली से वो हो जाएगा झांसी में। तो 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1 बैरकपुर, बैरकपुर के बाद मेरठ, मेरठ से दिल्ली, दिल्ली से झांसी। 1857 का विद्रोह 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में हुआ था। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हुआ, और 12 मई 1857 को मेरठ के विद्रोही सैनिक ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। जून 1857 में झांसी में विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 4, 2, 3, 1। नेक्स्ट है भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटना में सबसे अंत में कौन सी घटना घटी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन यह हुआ 1919 में। ठीक है, 1919 में। रॉलेट एक्ट आया, ये भी 1919 में। तो डेट याद रखना है 6 अप्रैल 1919। ठीक है, 6 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड यह हुआ 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। रॉलेट सत्याग्रह यह हुआ, रॉलेट एक्ट अधिनियम और रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। तो अगर बात किया जाए रॉलेट सत्याग्रह का तो यह हुआ था 6 अप्रैल 1919 को, और रॉलेट एक्ट अधिनियम आया था वो मार्च में आता है। ठीक है, रॉलेट एक्ट अधिनियम जो आता है वो आता है 17 मार्च 1919 को। 17 मार्च 1919 को। पूछा गया है कौन सी घटना सबसे अंतिम में घटित हुई थी? तो यह हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। यह हुआ था दिसंबर 1919 में। दिसंबर 1919 में। तो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 61। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का किसने समर्थन किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने समर्थन दिया था? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के बिस्मार्क कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे समर्थन दिया था। ठीक है, प्रस्ताव लाया था जवाहरलाल नेहरू एवं इसे समर्थन दिए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है। इस प्रस्ताव का आलेख स्वयं गांधी जी ने जेएल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के सहयोग से बनाया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस अध्यक्ष की अध्यक्षता कर रहे हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है पंचशील के सिद्धांत में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं है? पंचशील समझौता यह कब होता है? तो 1954 में होता है। इसमें क्या शामिल नहीं है? तो गुट निरपेक्षता इसमें सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन हो जाएगा ए, गुट निरपेक्षता सम्मिलित नहीं था। नेहरू की विदेश नीति का मूल आधार पंचशील सिद्धांत था। यह पंचशील का सिद्धांत या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार और परस्पर सहयोग से संबंधित 29 अप्रैल 1954 को भारत चीन संधि में औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था। यह पंचशील समझौता निम्नलिखित 5 सिद्धांत पर आधारित है। वो 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान हो, एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कार्यवाही न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करना एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति में विश्वास करना। ये थे पंचशील समझौता में प्रमुख प्रावधान। नेक्स्ट है
बहने वाली पवित्र नदी फल्गु नदी किस नदी के से संगम से बना है? तो यह है मोहना और लीलांजन नदी से। मोहना नदी और लीलांजन नदी से। ऑप्शन हो जाएगा ए। यही फल्गु नदी जो बिहार के गया जिला में प्रवाहित होती है, इसी के तट पे निरंजना नदी के तट पे ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, मोहना और लीलांजन नदी। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो बिहार की महिला साक्षरता दर है वो है लगभग 51.5%। 51.5%। कुल साक्षरता है 61, पुरुष साक्षरता है 71 और महिला साक्षरता है 51। ऐसे याद रख सकते हैं। ओवरऑल जो है वो है 61। फीमेल का देखेंगे, फीमेल का तो 10 कम है यानी कि 51 और मेल का देखेंगे तो 10 अधिक है यानी कि 71। ठीक है, ओवरऑल है 61, फीमेल का है 10 कम 51 और मेल का 10 है 71। ठीक है, 61.80, 71.20 और 51.50, जो राष्ट्रीय औसत 64.3% से भी कम है। ठीक है, बिहार की साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों का क्रम है वो है 28वां। बिहार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है वो है रोहतास। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है वो है रोहतास और न्यूनतम साक्षरता है पूर्णिया का। पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है और महिला साक्षरता दर वाला भी जिला रोहतास ही है। वही न्यूनतम महिला साक्षरता में है वो है पूर्णिया और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर में है पूर्णिया और न्यूनतम महिला साक्षरता दर में है वो है सहरसा। 2 जिला का नाम याद रखना है, एक है रोहतास, एक है पूर्णिया और एक नाम याद रखना है सहरसा। ठीक है, रोहतास सबसे अव्वल जिला है पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता, ओवरऑल साक्षरता में। पूर्णिया सबसे अधिक सबसे मिनिमम है। पूर्णिया जो है सबसे मिनिमम है वो है ओवरऑल में और पुरुष साक्षरता में। वही अगर महिला साक्षरता का बात किया जाए तो महिला साक्षरता में सबसे मिनिमम है वो है सहरसा। ठीक है, महिला साक्षरता में सबसे कम कौन सा है? तो वो है सहरसा जिला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 65। ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ग्रीन पीस पर्यावरण कार्यकर्ताओं का समूह है जिसकी स्थापना वर्ष 1971 में की गई। ग्रीन पीस वाणिज्यिक व्हेल मछली के शिकार पर प्रतिबंध लगाने, वैश्विक उष्मन, प्राचीन वनों के ह्रास, परमाणु परीक्षण रोकने तथा जीन अभियांत्रिकी के विरोध में विश्व जनमत बनाने के लिए जाना जाता है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम लंदन में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 67। स्वस्थाने यानी कि इन सीटू कंजर्वेशन क्या है? एक होता है इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू। ठीक है, इन सीटू तो वैसे प्रजाति जो उसी के स्थान में रखकर उसका संरक्षण किया जाएगा तो वह कहलाएगा इन सीटू संरक्षण। तो वनस्पति या जंतु का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास में करना इन सीटू कहलाता है, इन सीटू कहलाता है। वही एक है एक्स सीटू। ठीक है, अगर उनका संरक्षण प्राकृतिक आवास से हटाकर किसी ऐसे जगह पे किया जाए जहां उनका देखभाल मनुष्य के में हो, मतलब मनुष्य के द्वारा किया जाए तो उसे कहा जाएगा एक्स सीटू कंजर्वेशन। जैव विविधता संरक्षण के लिए स्वस्थाने यानी कि इन सीटू एवं एक्स सीटू विधि अपनाई जाती है। इन सीटू विधि द्वारा वनस्पति या जंतु का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व। एक्स सीटू संरक्षण तो विधि से वनस्पति एवं जंतुओं के विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास क्षेत्र से पृथक किया जाता है, जैसे प्राणी उद्यान हो गया, वनस्पति उद्यान हो गया, बीज बैंक हो गया, जीन बैंक हो गया, डीएनए बैंक हो गया। ये सभी एक सीटू का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 67। किस स्थिति में ज्वार भाटा आता है? ज्वार भाटा कब आएगा? तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीध में हो। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीध में हो तो यह कारण बनता है उच्च ज्वार का। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीध में हो। नेक्स्ट है कौन भूपर्पटी का प्रमुख तत्व है? कौन भूपर्पटी का प्रमुख तत्व है? तो ये रखना है ACALO। ठीक है, ACALO। ठीक है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा। तो प्रमुख तत्व पूछा गया है तो यह हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन हो जाएगा सी, ACALO यानी कि ऑक्सीजन परसेंटेज है 46.8%, सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमिनियम 8.1% और लोहा 5.8%। याद रखना है ऑक्सीजन सबसे अधिक है 46%।
नेक्स्ट है, भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? तो यह है दामोदर नदी। दामोदर पश्चिम बंगाल झारखंड में बहने वाली एक नदी है। इस नदी के जल में एक महत्वाकांक्षी पनबिजली परियोजना है, वो है दामोदर घाटी परियोजना। पहले नदी में एकाएक बाढ़ आ जाती थी, जिससे इसको बंगाल का अभिशाप कहा जाता था। भारत के प्रमुख कोयला एवं अभ्रक क्षेत्र भी इसी घाटी में स्थित है। इस नदी पर बांध बनाकर जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। कोनार तथा बराकर इसकी सहायक नदियां हैं। इसके प्रदूषक के कारण इसे जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 70 में पूछा गया है लैब्राडोर। लैब्राडोर कैसी जलधारा है? लैब्राडोर उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। लैब्राडोर यह उत्तरी अटलांटिक की जलधारा है। लैब्राडोर उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलने वाली जलधारा है। ब्राजील की जलधारा यह दक्षिणी अटलांटिक की जलधारा है। ब्राजील की जलधारा, ब्राजील दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अटलांटिक की ओर चलता है। क्यूरोसिबो यह उत्तरी प्रशांत महासागर में चलने वाली जलधारा है। क्यूरोसिबो उत्तरी प्रशांत महासागर में चलने वाली धारा है। अग्नुहास का बात किया जाए तो दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर में यह चलता है, अग्नुहास। तो ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 1 2 3 4 1 2 3। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो वह है चंबल घाटी। भारत का सर्वाधिक मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र चंबल घाटी क्षेत्र है, जहां तलीय अपरदन से बीहड़ का निर्माण हुआ है और धरातल अत्यधिक उबड़ खाबड़ है। दूसरा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है वह है शिवालिक के दक्षिण और तराई क्षेत्र। सबसे अधिक हो जाएगा चंबल का बीहड़ क्षेत्र। ऑप्शन हो जाएगा, वो है सी। नेक्स्ट है, हिमालय के कौन से भाग में दून एवं द्वार पाए जाते हैं? दून एवं द्वार पाए जाते हैं शिवालिक एवं लघु हिमालय के मध्य। शिवालिक एवं लघु हिमालय के मध्य दून एवं द्वार पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 73। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बतलाना है बांदीपुर कहाँ है? तो यह कर्नाटक में है, बिल्कुल है। पाखल वन्यजीव अभयारण्य यह कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश नहीं बल्कि तेलंगाना में है पांखल वन्यजीव अभयारण्य। शिकारी देवी यह हिमाचल प्रदेश में है। दाचीग्राम जम्मू कश्मीर में है। तो पूछा गया था, सुमेलित नहीं है, वो हो जाएगा बी। पांखल यह तेलंगाना में है, न कि मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में। नेक्स्ट है, भारत में 3 सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य कौन से हैं? चीनी उत्पादक राज्य, तो सर्वप्रथम हो जाएगा, वो हो जाएगा यूपी। सेकंड नंबर है महाराष्ट्र का और तीसरा नंबर है कर्नाटक का। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ऑप्शन हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। नेक्स्ट है 75। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण किन तत्वों से हुआ है? तो याद रखना है सियाल, सीमा और नीफे यानी कि Ni फॉर निकेल और Fe फॉर फेरस, निकेल और फेरस से। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। सियाल में प्रधानता होगा सिलिकॉन एल्युमिनियम का, सीमा सिलिकॉन मैग्नीशियम का और नीफे में निकेल और फेरस का प्रधानता पाया जाता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 76। किस राज्य में चंदुब्बी महोत्सव मनाया गया? चंदुब्बी महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह मनाया गया असम में। चंदुब्बी महोत्सव असम में मनाया गया। देख लेते हैं, चंदुब्बी असम के कामरूप जिला के चंदुब्बी जिला के किनारे आयोजित होने वाला 5 दिवसीय महोत्सव है। मणिपुर में देखते हैं तो मणिपुर में संगाई महोत्सव मनाया जाता है, डांसिंग डियर। ठीक है, संगाई महोत्सव, डांसिंग डियर। असम में बिहू। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में तुरग्या महोत्सव मनाया जाता है। असम में बिहू मनाया जाता है। मेघालय चंदुब्बी महोत्सव मनाया जाता है असम में। तो ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरुआत की गई थी? तो यह जवाहर रोजगार योजना 1985 से 90 के बीच 1978 में शुरुआत किया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय जवाहर रोजगार योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरुआत किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। 8वीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। तो इसमें पूछा गया था जवाहर रोजगार योजना के बारे में, यह शुरुआत किया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट है, देश के समूह के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? तो यह कहलाता है ट्रेडिंग ब्लॉक। ऑप्शन हो जाएगा ए। देशों के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को ट्रेडिंग ब्लॉक कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत एक देश दूसरे देशों के साथ सामूहिक व्यापार करके उन वस्तुओं का निर्यात करेगा जो तुलनात्मक रूप से सस्ती होगी तथा उन वस्तुओं का आयात करेगा जो तुलनात्मक रूप से उस देश में महंगा होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को कौन सा अनुमोदित करता है? तो यह अनुमोदन किया जाता है
आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर एफआरपी का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। यह कार्य प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा किया जाता है। अन्य खरीफ एवं रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति के आधार पर किया जाता है। याद रखना है, जो रबी एवं खरीफ फसल है उसमें कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, वही गन्ना का तो आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के अनुमोदन से उसका मूल्य डिसाइड होता है। नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर क्या है? तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का जो अंतर है सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद माइनस सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो होगा वो होगा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है नगद आरक्षित अनुपात को समझाया जा सकता है। नगद आरक्षित अनुपात यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, CRR। CRR क्या है? तो जमा राशि का अंश जो RBI के पास रहता है, जमा राशि का अंश जो बैंक RBI के पास रखता है। यानी कि अगर बैंक का वैल्यू है वो है 100 रुपया और 100 रुपये में 15 रुपये यह RBI के पास रखता है, तो यह 15 रुपये जो होगा वो कैश रिजर्व रेशियो होगा। नगद आरक्षित अनुपात CRR रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का ही हिस्सा है। RBI जब CRR की प्रतिशत में वृद्धि करता है तो तरलता कम हो जाती है। यानी कि अगर CRR का वैल्यू बढ़ाएंगे यानी कि 15 की जगह पे 20 रुपये बढ़ाएंगे तो बैंक के पास 80 रुपये ही बचेंगे। वहीं अगर 15 रुपये रहेगा तो CRR जो होगा वो 85 रुपये होगा। यानी कि लिक्विडिटी यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि तरलता क्या हो रहा है तो कमता है। यानी कि CRR को जब वृद्धि करेंगे तो तरलता कम हो जाता है, जिससे महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिलता है। वर्तमान में CRR का रेट है वो है 4.5%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 82। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किसको शामिल किया जाता है? किसको सम्मिलित किया जाएगा? गृहिणी की सेवा नहीं, पेंशन को नहीं, चौकीदारी की आय को सम्मिलित किया जाएगा। तो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय सम्मिलित किया जाएगा चौकीदारी की आय को, चौकीदार की आय को। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? जॉन रस्किन का बुक है अनटू द लास्ट, बिल्कुल सही है। जॉन रस्किन ने लिखा है अनटू द लास्ट, महात्मा गांधी इससे प्रेरित है। जोवियन सैडोट्री डेमोक्रेटिक थ्योरी लिखा गया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने द इंडियन वे लिखा है, बिल्कुल सही है। व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, व्हील्स ऑफ हिस्ट्री के लेखक है राम मनोहर लोहिया, ना कि जवाहरलाल नेहरू। व्हील्स ऑफ हिस्ट्री यह राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया है, राम मनोहर लोहिया के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है झलकियाँ, विश्व इतिहास की झलकियाँ, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। चांदपुर का चंदा नामक पुस्तक के लेखक है अतुल कुमार राय। याद रखना है विश्व इतिहास की झलक, लेटर फ्रॉम हिज फादर टू हिज डॉटर, यह सभी लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है रुक्मणी देवी अरुंदेल किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो ये है भरतनाट्यम से। रुक्मणी देवी अरुंदेल का संबंध है भरतनाट्यम से। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है गुवाहाटी में। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई हवाई अड्डा यह कहाँ है? गुवाहाटी में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है। यह एशिया का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा है। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा मुंबई में स्थित है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में किया गया था। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। 22 मई का बात किया जाए तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 29 जुलाई का बात किया जाए तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस एवं 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा 2, 4, 1, 3। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई, विरासत दिवस 18 अप्रैल, मृदा दिवस 5 दिसंबर, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 87। मलावी गणराज्य की राजधानी कहाँ है? तो मलावी की राजधानी है लिलोंगवे। ऑप्शन हो जाएगा बी। बेनिन का राजधानी है पोर्टनोवा। लीबिया का राजधानी है त्रिपोली। स्वाजीलैंड का मेबाने। मोरक्को का है राजधानी रबात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 88। बिहार सरकार की जातिगत आधारित जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल आबादी लगभग कितनी है? तो 13,07,25,310। 13,07,25,310। ऑप्शन हो जाएगा ए। बिहार सरकार के जातिगत गणना के आधार पर राज्य की कुल आबादी है 13,07,25,310। इस गणना के आधार पर विभिन्न जातियों का आंकड़ा है, ये अनारक्षित, OBC, EBC इत्यादि का। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित
प्रदेश में साक्षरता दर सबसे कम अंकित की गई वो था दादर एवं नागर हवेली में। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार दादर एवं नागर हवेली में केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर अंकित की गई, जिसकी साक्षरता दर रही थी 76.24%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा था लक्षद्वीप। नेक्स्ट है राम खेल रहा है। इस वाक्य में कौन सा क्रिया है? तो यह है आकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया किसे कहेंगे? तो वैसे वाक्य में जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है, जो क्रिया प्रश्न करने पर उत्तर नहीं देता है, उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। यह केवल राम क्रिया कर रहा है, उनके कर्म कौन सा कर रहा है यह स्पष्ट नहीं है, इसलिए यह जो हो जाएगा वो हो जाएगा आकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है 91। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इति प्लस आदि, ऑप्शन हो जाएगा डी। भागीरथ प्रयास, मुहावरे का उचित चयन करना है। भगीरथ प्रयास यानी कि हो जाएगा कठिन तपस्या करना, ऑप्शन हो जाएगा डी, कठिन तपस्या करना। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ साई। साई मीन्स होता है लज्जा, तो यह हो जाएगा क्वाय, ठीक है, COY क्वाय। साई मीन्स होता है शर्मिला, तो बोल्ड यानी कि बोल्ड, ओपन, फ्रैंक, तो यह हो जाएगा क्वाय। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ए न्यू वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग द सफिक्स TION। इम्प्रेशन, यहाँ पे ION जोड़ देगा, ना कि TION। कॉम्प्लेक्स, COMPLEX, कॉम्प्लेक्स। ऑपरेशन, कलेक्शन, COLLECTION जुट जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, कलेक्शन। नेक्स्ट है किसी बल्लेबाजी का 12 पारियों का एक औसत निश्चित है। 13वीं पारी में 96 रन बनाता है, उसके चलते औसत में 5 रन की वृद्धि हो जाती है। 13वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या हो जाएगा? तो निकाल देना है, आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 36। नेक्स्ट है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, 3 साल में 3 गुना हो जाती है, वह अपनी मूल राशि की 9 गुना कितना दिन में होगा? तो 3 × 9 यानी कि 3 गुना का 6 साल में, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है लुप्त संख्या ज्ञात करना है। 0, 7, 26, 63, 124, 215, 215 के बाद लुप्त संख्या क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 342, ऑप्शन हो जाएगा सी, 342। क्यूब -1 करते जाना है, तो 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, 7 क्यूब, तो 343 - 1 342 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 98। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई दिया गया है, त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त के मध्य स्थित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुछ इस प्रकार से ये हमारा फिगर रहेगा, जो ये वाला एरिया है उसे हमें ज्ञात करना है। क्या दिया गया है? तो त्रिभुज के भुजा की लंबाई यानी कि ए का वैल्यू दिया गया है, ए का वैल्यू दिया गया है, साइड का वैल्यू दिया है, तो r = एक बार फॉर्मूला लगाएंगे a/2√3 और एक बार फॉर्मूला लगाएंगे r = a/√3। दोनों से हमारा रेडियस निकल जाएगा, एक बड़ा रेडियस निकलेगा, सॉरी एक छोटा रेडियस निकलेगा, एक बड़ा रेडियस निकलेगा, दोनों में से माइनस करेंगे, हमारा आंसर आएगा वो आएगा 15 × 2/7, ऑप्शन हो जाएगा बी। एक व्यक्ति 5 घंटे काम करते हुए 9 दिन में 15 पेड़ काट सकता है। 5 घंटे काम कर रहा है, 9 दिन कर रहा है, 15 पेड़ को काट सकता है, तो व्यक्ति कितने दिन में 8 घंटे काम करके 40 पेड़ को काट सकता है? तो 8 × 5 = 40, 5 × 15, 3 × 9 यानी कि 5 × 15, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है 45 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया गया है, 3:2 है। इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि 9:11 हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 लीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने टेस्ट सीरीज 6 को भी देखा और मैथ्स और रीजनिंग को थोड़ा सा स्किप करके चलेंगे, क्योंकि ये हम आशा करते हैं कि आप बना लेंगे। अगर आपको दिक्कत होता है तो बतलाइए, वो भी विथ एक्सप्लेनेशन और सोल्व किया जाएगा। तो चलिए, अगर आपका ये चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, साथ साथ चैनल पे पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आपको पल पल का जो भी एग्जाम होने वाला है आगामी, उसका नोटिफिकेशन, उसके से प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहे। चलिए, धन्यवाद।